जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट टारगेट पर। तो दोस्तों फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के बीच इतिहास का जो नोट्स तैयार किए हैं यूपीएससी से रिलेटेड, ठीक ना। यूपीएससी से रिलेटेड जो नोट्स को हमने तैयार किए हैं अपने से, उनको आज एनालिसिस करेंगे। तो लगभग में 3-4 क्लास डाल चुके हैं जो कि हम एनालिसिस कर रहे थे। तो एनालिसिस करते करते हम यहाँ तक आ चुके हैं। उत्तरायण का द्वितीय युद्ध हम जान चुके हैं कि उत्तरायण का द्वितीय युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में युद्ध हुआ था। और उत्तरायण का द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने किसको डिफाइंड कर देता है, पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। और ये कब हुआ था युद्ध, तो 1992 में उत्तरायण का द्वितीय युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध का बात करेंगे तो 1191 में 1191 में हुआ था, ठीक ना। उत्तरायण का तो पता है ना, उत्तरायण क्यों हुआ, उत्तरायण नाम क्यों पड़ा। उत्तरायण इसलिए नाम पड़ा कि पंजाब और दिल्ली के बीच एक छोटा सा जगह था जिसका नाम तोहर-ए-हिंद ऐसे कुछ नाम था, ठीक है। आज का यदि बात करें वर्तमान का, वो भटिंडा हो जाएगा। तो उसी जगह को लेकर के दोनों में आपस में मतभेद हुआ और मतभेद धीरे धीरे बढ़ते 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 एक युद्ध में परिवर्तित हो गया। और जैसे युद्ध में परिवर्तित हुआ तो प्रथम बार जो युद्ध हुआ उसे उत्तरायण का प्रथम युद्ध कहा गया और ये 1191 में हुआ। और पुनः जब इसमें डिफाइंड होता है कौन, मोहम्मद गौरी को डिफाइंड कर देते हैं। तो जब गौरी पराजित होकर के भाग जाते हैं तो एक साल बाद पुनः तैयारी के साथ आते हैं और 1192 में उत्तरायण का द्वितीय युद्ध होता है और इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को परास्त कर देता है। अब उससे आगे हम जानेंगे बैटल ऑफ चंदवार, ठीक ना, यानी कि युद्ध चंदवार का युद्ध जानेंगे। ये 1194 में होता है। अब यहाँ जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है मोहम्मद गौरी, तो देखिए मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को तभी परास्त कर पाए जब ये जयचंद उनका साथ दिया, ठीक ना। तो जयचंद के बारे में जान लेते हैं। जयचंद जो है ये एक कन्नौज का राजा था और जयचंद का जो है कभी भी पृथ्वीराज चौहान से नहीं बनता, यानी कि दुश्मन था। पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन था कौन, जयचंद। जयचंद चाह रहे थे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दिल्ली में, और ये देख लिया कि पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन कौन है, मोहम्मद गौरी, तो इसलिए हार जाके मोहम्मद गौरी से जयचंद ने मिला लिया, ठीक ना। लेकिन मोहम्मद गौरी भी क्या है, एक महत्वाकांक्षी, याद है ना, पहले वाली क्लास को याद कीजिएगा। पहले वाली क्लास में हम बताए कि मोहम्मद गौरी जो है ये साम्राज्य विस्तार करने के लिए भारत की ओर बढ़े, ठीक ना कि मोहम्मद गजनबी की तरह जो कि लूटपाट करते, लुटेरे थे ना मोहम्मद गजनबी, तो लूटपाट करके वापस चल जाते थे। ये जो है अपना साम्राज्य को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इनके युद्ध के बारे में। तो आप लोगों को वीडियो प्रारंभ करने से पहले बता दें कि बैकग्राउंड में हरा भरा सिवा आ रहे होंगे, तो आप लोग इन पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक ना, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है तो वो होता है सिर्फ बुक से दोस्ती करना, यानी कि अपनी किताबों से ही दोस्ती करना और किसी से नहीं, ठीक ना। तो उत्सव वगैरह ये सब तो ऐसे होते रहते हैं, ठीक ना। तो चलिए अभी हम कॉपी से दोस्ती कर रहे हैं, तो बुक को ही पढ़ के जो निकाले हैं, जो मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट बने, जो लिखे वही हम आप लोगों के बीच अभी रख रहे हैं। तो देखिए 1994 में बैटल ऑफ चंदवार होता है, यानी कि चंदवार का युद्ध 1994 में होता है। और चंदवार में जो है एक तरफ मोहम्मद गौरी का आर्मी रहता है और दूसरे तरफ जो है जयचंद का रहता है, ठीक ना। तो अब बात करते हैं जयचंद के बारे में। बता दिए कि जयचंद जो है एक कन्नौज का राजा था और मोहम्मद गौरी तो दिल्ली सल्तनत का अब राजा हो गया, ठीक ना। इससे पहले पंजाब का था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जब पराजित किया तो कहाँ का, अजमेर का और दिल्ली का दोनों जगह का बन गया राजा। अब इधर से जब दोनों आपस में युद्ध किए तो स्वाभाविक है, जब उतना बड़ा राजा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जब उनको ही दोनों मिलकर उनको पराजित कर दिए तब तो इनका शक्ति और डबल हो गए। दिल्ली सल्तनत, अजमेर का और पंजाब का शक्ति, तीनों शक्ति मिलकर के किसको, जयचंद पे भारी पड़ गई, ठीक है। इसका कहानी बहुत ही अजीब है, जब पढ़िएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कहानी, ठीक है। तो जब युद्ध हुआ तो 1994 में इनको डिफाइंड कर दिया, किसको, जयचंद को। जयचंद को कौन डिफाइंड कर दिया, मोहम्मद गजनवी ने। अब बात करते हैं मोहम्मद गजनी ने जब इनको डिफाइंड कर दिया तो कन्नौज पे भी किसका अधिकार हो गया, मोहम्मद गौरी का। इस तरह से देखिए तो पंजाब पे भी मोहम्मद गौरी का, अजमेर पे भी मोहम्मद गौरी का, दिल्ली पे भी मोहम्मद गौरी का, कन्नौज में भी मोहम्मद गौरी का। क्लियर है।
अब बात करते हैं इस तरह से 1196 तक में मोहम्मद गौरी की साम्राज्य की बात करें तो वो पूर्ण रूप से विस्तार होकर कहाँ तक आ गए, बंगाल तक आ गए, ठीक ना। तो ये बंगाल तक का एरिया जो था किसका था, तुर्कों का, तुर्कों के अधीन हो गए कब तक में, 1196 तक में, ठीक है। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी के स्लेव के बारे में, यानी कि दास के बारे में। मोहम्मद गौरी के 4 दास थे, ठीक ना। बहुत जगह पढ़े हैं तो लगभग 3 दास को बताए हैं, जैसे कि 3 दास में आ जाता है यालदोज, कुवाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन सही से यदि कहानी को समझिएगा, पढ़िएगा तो इनका 4 है, ठीक ना। और 4 ही है मेरे ख्याल से, बाकी आप लोग कहाँ क्लास करते हैं, आप लोगों के हिसाब से कितना है आप लोग भी कमेंट में बता दीजिएगा। लेकिन हमने यहाँ पे लिखे हैं 4, एक अपने मन से जोड़े हैं, ठीक है। देखिए मोहम्मद गौरी का स्लेव 4 थे, यानी कि 4 दास थे, और चारों में था यालदोज, कुवाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी भी मोहम्मद गौरी का ही दास था, ठीक है। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी ने इस चारों को अपना अपना एरिया बांट दिए, ठीक ना, अपना अपना एरिया जो है बांट दिए। जैसे मोहम्मद गौरी ने गजनी का साम्राज्य जो है ये किसको दे दिए, यालदोज को दे दिया। उसके बाद सिंध और मुल्तान वर्तमान पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में है, सिंध और मुल्तान वाला जो क्षेत्र है ये किसको दे दिए, कुवाचा को। उसके बाद नॉर्थ इंडिया जिसमें कि दिल्ली सल्तनत है ना, तो दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र किसको दे दिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कौन, मोहम्मद गौरी ने। अब चौथा एरिया जो बचा बख्तियार खिलजी को मोहम्मद गौरी ने बंगाल और बिहार का क्षेत्र दे दिया। मेरे ख्याल से 3 ही को इसलिए बताया जाता है कि तीनों को इसने दिया था, लेकिन बंगाल और बिहार वर्तमान में जो भारत के राज्य हैं इन पर जो है बख्तियार खिलजी ने खुद विजय करके इसको प्राप्त किए थे, ठीक है। और इसी संदर्भ में इन्होंने ये वाला एरिया इन्हीं को छोड़ दिया, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी भी इन्हीं का स्लेव था, इन्हीं का दास था, ठीक है। इस तरह से चारों को अपना अपना एरिया बांट दिए। अब इसी बीच 2 बहुत महत्वपूर्ण घटना हो जाता है, ठीक ना। 2 महत्वपूर्ण एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं पूरा इतिहास में, जिसमें कि कहा जाता है कि 1203 ईस्वी में जो है सेंट्रल एशिया में जो तुर्की का साम्राज्य बढ़ रहा था, सेंट्रल एशिया में तुर्की का साम्राज्य नष्ट यानी कि खत्म हो गया। जैसे 1203 में तुर्की का साम्राज्य खत्म हुआ तो जैसे ही सबको पता चला तो अपना अपना एरिया का कमान स्वयं ले लिए, ठीक ना। अब स्वयं संचालन करने लगे बिना किसी के आदेश के, ठीक ना। उस टाइम जो है ये गौरी चारों पे नियंत्रण करते थे, लेकिन जैसे ही लोगों को खबर चला कि 1203 में बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी जिसमें कि सेंट्रल एशिया में जो तुर्की का साम्राज्य था वहाँ वो खत्म हो गए, और इस तरह से तुर्की साम्राज्य तितर बितर हो गए। तो इस दरमियान ये जिसको जो एरिया बांट दिए थे वो अपना अपना एरिया का कमान खुद संभालने लगे और खुद ही विस्तार करने जो भी करेंगे अब खुद अपने आप पे निर्भर होंगे। इस तरह से जब अब रह गए गौरी की बात करें तो ये 1205 ईस्वी की घटना है, जब मोहम्मद गौरी सिंध नदी को पार कर रहे थे। सिंध नदी को जब पार कर रहे थे तो उसी जगह पर खाखरी जाति से उनका युद्ध हो जाता है। खाखरी जाति से जब युद्ध होता है तो खाखरी जाति डिफाइंड कर देते हैं, मोहम्मद गौरी को मार गिराते हैं, और इस तरह से जो है मोहम्मद गौरी भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं। अब बताइए यहाँ पे उत्तर वाला एरिया किसको दे दिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक ना। तो ऐबक को तो सर ने हमको जो बताए हैं जो क्लास किए, तो ये तो अपने मन से बाद में जो है जब क्लास खत्म हो गई नोट्स तैयार कर लिए, जब एनालिसिस किए तो अपने मन से जहाँ जहाँ डाउट हुए तो उनको मतलब पूरा कंप्लीट कर रहे थे, तब हम जाके बख्तियार खिलजी को जोड़े। तो यहाँ पे सर द्वारा जो बताया गया है कि उत्तर भारत का कमान जो है किसके हाथ में चल गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में। नॉर्थ बिहार लिखे हैं, यहाँ दिल्ली सल्तनत हम बाद में लिखे हैं, ठीक ना। नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत का कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में चल गए। तो यहाँ सर ने बताया कि उत्तर भारत का कमान अब कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में गए तो ये क्या है, गुलाम है, यानी कि स्लेव डायनेस्टी यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी। तो याद रखिए दिल्ली की यदि बात करेंगे तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। और स्थापना कब हुआ था, तो 1206 में। जैसे 1205 में मोहम्मद गौरी का मृत्यु हुआ, किल हो गया, तो उसी प्रकार 1 साल बाद जो है दिल्ली में गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दिया, ठीक है, कर दिया। और दिल्ली में सल्तनत की स्थापना की। सल्तनत का अर्थ होता है वो खलीफा द्वारा भेजा जाता है, जो सुल्तान
सुल्तान सल्तनत अब शुरू हो जाते हैं इनके काल में। किसके काल में? कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में। और इसी के बाद हम आगे जानेंगे, इसी के बाद हम मिडिवल टाइम में जब पढ़ते हैं तो मिडिवल टाइम में जब हम पढ़ते हैं तो वो दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक दिल्ली सल्तनत आ जाते हैं और दूसरा मुगल डायनेसिटी यानी कि मुगल वंश आ जाते हैं। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इनका शासनकाल चलता है 1206 से लेकर के 1526 तक। और 1526 में मंगोल आक्रमण बढ़ने लगते हैं और मंगोल अपना आधिपत्य हासिल कर लेते हैं। 1526 में जब अपना अधिकार कर लेते हैं तो इनका शासन 1707 से 1526 से 1707 या 1857 तक का कहीं जिक्र मिलता है। यहाँ कितनों दिन तक जो है मंगोल का ही शासन चलता है। तो अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में। जब दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हुआ 1206 से, दिल्ली सल्तनत याद रखिए कि यहाँ से दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हुई। और सल्तनत जो है कौन लाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? तो मोहम्मद गौरी का स्लेव यानी कि दास है। तो यहाँ से अब सल्तनत प्रारंभ हो गई। सल्तनत जो है ये खलीफा सुल्तान का उपाधि होता है, सुल्तान का, ठीक ना। ये सल्तनत जो है सुल्तान का उपाधि होता है और ये खलीफा सुल्तान बना करके उस एरिया में भेजते हैं। क्लियर? तो खलीफा जो खलीफा के बारे में बताएं तो खलीफा के बारे में आपको पहले बता दिए हैं कि कौन है खलीफा। जब मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ा रहे थे तब ये उलेमा के बारे में बताएं। उलेमा एक खलीफा जो धार्मिक गुरु। तो अब देखिए इसके पास खलीफा जो है, खलीफा के पास क्या क्या पावर होते थे? धर्म का जो गुरु है तो धर्म का तो एक गुरु है ही, उसके बाद राजनीतिक भी इन्हीं के हाथ में है और सुल्तान बना करके जो भेजते हैं वो भी इन्हीं के हाथ में। यानी कि कह सकते हैं कि शासन का जो शासन एक कहते हैं ना, राजा से मंत्री से ऊपर प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री से ऊपर राष्ट्रपति, उसी प्रकार राजा से जो है ऊपर था कौन? खलीफा। खलीफा राजा से भी क्या था? ऊपर था। यानी कि राजा भी इन्हीं के इशारे से चलता था। और ये खलीफा कहाँ? ईरान में बैठा रहता था। ईरान में बैठ करके ही पूरा शासन को चलाते थे। ठीक है, सही मायने में तो शासक खलीफा ही हुआ ना। मान लीजिए दिल्ली सल्तनत, दिल्ली का जो सुल्तान था वो कौन था? मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक किसके इशारे पे चल रहे थे? खलीफा के इशारे पे। और खलीफा कौन था? तो धार्मिक गुरु था। और धार्मिक इनके पास कितने पावर थे? धार्मिक से रिलेटेड पावर थे, राजनीतिक से रिलेटेड पावर थे, ठीक ना। अब और ये कहाँ पे बैठे थे? ईरान में। ये अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई भी शासक, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का बात मानते हैं, किसी कारणवश मानते हैं, लेकिन उस टाइम तो ये राजा और राज्य चलन, याद रखिएगा पहले हम बताए आप लोगों को कि राज्य को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? पैसा है। तो हो सकता है इस टाइम, इस काल में जो है मनी लो यानी कि इकोनॉमिकल सिस्टम जो है डाउन हो गया होगा, इसी वजह से इनको आगे वाले का बात मानना पड़ रहा है। यदि इसी में इनके पास मनी ज़्यादा रहता और निर्णय लेने की क्षमता रहता तो ये खलीफा का भी बात नहीं मानेंगे। कभी कभी ऐसा शासक आ जाते हैं, मतलब है बहुत सारा इसी भी शासक आए हैं, जिसके बारे में जब थोड़ा डिटेल से पढ़िएगा तो जान जाइएगा कि वो सब शासक जो है खलीफा का विरोध भी कर देते हैं और खलीफा का बात नहीं मानते हैं, ठीक ना। जैसे मैं आपको बता दूं अलाउद्दीन खिलजी आ जाते हैं, तो ये जो है एकदम नहीं मानते थे। ये इनका कहना था कि मैं नहीं जानता कि इस्लामिक नियम में क्या है लिखा है, जो लिखा खलीफा प्रदान करता है। मैं खलीफा को नहीं मानता हूँ, मैं वही नियम बनाऊंगा जो मेरे आवाम के हित में होगा, मेरी जनता के हित में होगा, ठीक ना। इसमें खलीफा कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इनका इकोनॉमिकल सिस्टम जो है मजबूत होंगे, पैसा इनके पास होंगे और खलीफा से भी लड़ने की क्षमता होगी। इसी कारण से इनको कोई डर नहीं रहता था, लेकिन यहाँ से इनको डर रहता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में हो सकता है इकोनॉमिकल डाउन, ये क्लियर है। तो ये खलीफा का पद तब ये से प्रारंभ हुआ था। जैसे मुगल डायनेसिटी आया तो इन्होंने खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। और खलीफा का जैसे पद समाप्त हुआ तो इसमें जो है मुगल डायनेसिटी में राजा किंग हुआ करते थे और किंग के पास ही सारा शक्ति रहता था। धार्मिक हो, राजनीतिक हो या कोई भी नियम लागू करना हो, किसी को न्याय दिलाना हो, सारा शक्ति किनके पास थे? राजा के पास थे, ठीक ना। सारी शक्ति राजा के पास थे। क्लियर है। अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो व्यक्तिगत दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे मुगल डायनेसिटी के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में आप लोगों को ये चीज़ अभी भी पता है कि देखिए यहाँ पे छोटा सा जो संकेत लिखे हैं, इनका ये मतलब है कि यदि इकोनॉमिकल सिस्टम डाउन रहा किसी भी सल्तनत का या किसी भी राज्य, मतलब अभी वर्तमान में देख लीजिए किसी भी राज्य का यदि इकोनॉमिकल सिस्टम डाउन है तो वहाँ पे जो है खलीफा का रिलीजन का जो है धार्मिक संप्रदाय का प्रभाव क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि खलीफा का प्रभाव बढ़ेगा। वही हाल यहाँ पे था 1206 से 1526 तक जो चला शासनकाल, इसमें भी वही हाल था। इसलिए खलीफा का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे ही इकोनॉमिकल
इकोनॉमिकल सिस्टम ऊपर होंगे और इनका प्रभाव डाउन हो जाएगा, यानी कि खलीफा का प्रभाव ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो स्लेव डायनेसिटी को अगले क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक है। स्लेव डायनेसिटी को अगले क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि अभी देख रहे हैं उधर बाजा बज रहे हैं, कीर्तन वगैरह हो रहे हैं, 24 घंटा तक अनवरत चलते रहेंगे महादेव का जो है। तो यहाँ से हम जानेंगे अगले क्लास में, ठीक है। यहाँ से आप लोगों के बीच अगले क्लास में हम वीडियो लेके आएंगे, जिसमें कि दिल्ली सल्तनत के बारे में हम बात करेंगे, गुलाम वंश के बारे में, इसमें प्रमुख शासक कौन कौन सा होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगे होंगे। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट में बताइएगा कि मेरा नोट्स जो है कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि इस तरह का नोट्स और हम आगे बनाते रहें और आप लोग भी मोटिवेट करते रहें, ताकि घर बैठे तैयारी करके इस मतलब एग्ज़ाम को कुछ हद तक पकड़ सके और जान सके कुछ हद तक। आगे तो लक्ष्य क्या है, कैसे क्या बताएं, लक्ष्य तो सभी रख लेते हैं, लेकिन पूरा होता है कि नहीं, ये तो मुकद्दर की बात है, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान में तो हमें मेहनत करना है ना। बस आप लोग मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते रहिए। मिलता है अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू, गुड नाइट, बाय।